बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। माफ़ करने का की खबर आई तो कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने कहा कि ये अच्छी एक नुक्ता आगाज़ है फ़ौज की तरफ से कि ये नफ़रतें कम हों, जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव होना शुरू हों। तो उसी दौरान आपको पता है कि ISPR से ज़्यादा फ़ौज की खबरें जो ब्रेक करते हैं वो मुनीब फ़ारूक साहब हैं, वो हसन अयूब साहब हैं। तो मुनीब फ़ारूक साहब का ये बयान आया, उन्होंने कहा कि तुम लोग किन कामों में पड़ गए हो, जश्न मना रहे हो कि बड़ा जी माफ़ी आर्मी चीफ ने माफ़ कर दिया है, कोई ये फॉर्मेलिटी है और ये सज़ाएँ मुकम्मल कर चुके थे और इसलिए इनको छोड़ा गया। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि जो है ना इनको जो है वो माफ़ कर दिया गया है। हसन अयूब साहब कह रहे हैं कि बड़ा इक़दाम है आर्मी चीफ का। आप पहले तो हसन अयूब साहब और मुनीब फ़ारूक साहब आपस में फैसला कर लें कि ये बड़ा इक़दाम है या ये फॉर्मेलिटी है। लेकिन फौरी तौर पर मुनीब फ़ारूक साहब ने पाकिस्तान के लोगों को ये कहा कि तुम लोग ये जो बयानियाँ बनाने शुरू हो गए हो कि कोई रहमदिली फ़ौज के दिल में सिविलियंस के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई रहमदिली आ गई है, तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है, तुम्हारी गलतफहमी है। उधर से कोई रहमदिली नहीं आई। वो जो कुछ पिछले 2-2.5 साल में हुआ है वो उसी तरह से बरकरार है, कोई रहमदिली नहीं आई और इनको इसलिए छोड़ा गया। ये फॉर्मेलिटी है, ये रूटीन की बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मुनीब फ़ारूक साहब का मौक़िफ़ है। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि कुछ लोग जो ये लिखना शुरू भी हो गए थे वो भी डिफेंसिव पे चले गए और उन्होंने फिर अपनी ट्वीट्स वगैरह बंद कर दी इस नुक्ते के ऊपर कि हाँ ये कोई बड़ा इक़दाम है। उन्होंने कहा जी मुनीब फ़ारूक साहब क्योंकि कह रहे हैं कि कोई रहमदिली नहीं आई उनके दिलों में और उसी तरह से सिविलियंस के हवाले से पॉलिसी रहेगी जो कि पिछले 2-2.5 साल से है। तो ये बहरहाल क्रेडिट मुनीब फ़ारूक साहब को जाता है कि उन्होंने उस बयानिए को नहीं बनने दिया अगर कुछ लोग ये बयानिए जो बनाना चाहते थे। उसके बाद अब आ जाए इस बात पर कि ये क्यों हुआ है। देखिए आलमी दबाव है और बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि आप देखें कि मैंने एक ट्वीट किया था तो उसकी मैं दोबारा आपको उसकी डिटेल बता दूं कि मैंने ये अर्ज़ किया था कि 9 मई के ऊपर फ़ौज का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा, फ़ौज की क़यादत का, ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे अंतोनाक वाक़या था, सबसे बड़ा हमला था फ़ौज के ऊपर। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख़ का अगर सबसे बड़ा हमला था तो ये कैसे हो सकता है कि सबसे बड़े मुनज़्ज़म हमले में आप 2 साल से लेकर 10 साल तक सज़ाएँ दें? क्योंकि आज तक फ़ौज के जो भी उनके दफातर हैं, उनके मराकज़ हैं, जो भी उनके इंस्टॉलेशंस हैं, उनके ऊपर आज तक जितने भी हमले हुए हैं किसी एक भी हमले में किसी को 2 साल या 10 साल सज़ा नहीं हुई, बल्कि सबको उम्र कैद या सज़ाए मौत की सज़ाएँ हुई, मोस्टली को सज़ाए मौत की सज़ाएँ हुई। तो यहाँ पे क्यों 2 साल से 10 साल की सज़ाएँ हुई? उसकी वजह यही है कि ये कोई मुनज़्ज़म हमला नहीं था, ये एक मॉब था। लोग निकले, लोग वहाँ पर कुछ लोगों ने उनको लीड किया और मॉब साइकी होती है, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो एक बंदा कहता है आओ फलां तरफ चलें तो सारे लोग चल पड़ते हैं। मॉब साइकी है, ये पूरी दुनिया में यही होता है। लोग वहाँ पर गए और 10,000 में से सिर्फ 103 को मिलिट्री कोर्ट्स के पास ले जाया गया और उनको भी 2 साल से लेकर 10 साल तक सजाएं दी गई। अब ये सजाएं इसलिए नहीं दी गई कि वाकई इन्होंने मुनज़्ज़म हमला किया, वाकई इन्होंने वहाँ पे जलाओ गिराव किया। ये सजाएं इसलिए हुई कि एक डेटरेंस क्रिएट करने के लिए, एक खौफ फैलाने के लिए कि आइंदा कोई कुछ भी हो मुल्क के अंदर, कोई कुछ भी करे तो कोई फौज के मराकज़, दफातर, इंस्टॉलेशंस के बाहर जाके प्रोटेस्ट ना करे। ये इस डेटरेंस के लिए, इस खौफ के लिए ये किया गया। वरना अगर ये मुनज़्ज़म हमला होता, ये तयशुदा हमला होता और वाकई जाके उन्होंने चीज़ों को जलाओ गिराव किया होता और वहाँ पे हमला जिसको आप कहते हैं वो हमला हुआ होता, तो ये उम्र कैद और सजाए मौत की सजाएं होती और किसी को माफ़ी ना दी जाती। तो ये मुनज़्ज़म हमला नहीं था। ये बात इस बात का सबूत है। और इसका दूसरा सबूत ये भी है कि अभी तक रिटर्न ऑर्डर्स जारी नहीं किए गए। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसे सबूत मौजूद नहीं है कि ये मुनज़्ज़म हमले थे और तयशुदा मंसूबे के तहत हमले थे। ये सिविलियंस थे, पुरअमन लोग थे, प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ चले गए और जब प्रोटेस्ट करने गए तो कुछ लोगों ने लीड किया, कुछ लोगों को अंदर लेकर गए, लेकिन ना तो इनमें से किसी ने कोई आग लगाता हुआ, किसी की अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं है, किसी के हाथ में कोई असला नहीं था, कोई वेपन नहीं था। तो इसलिए ये जो 103 लोगों को, सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया गया था, ये डेटरेंस के लिए था कि वरना जितने लोग वहाँ पर बाहर गए थे वो तो हज़ारों लोग थे पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये पूरे पाकिस्तान, ये सिर्फ कोर कमांडर हाउस की बात नहीं हो रही, ये पूरे पाकिस्तान से 103 सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के पास ले जाया गया था। तो ये 103 को ले जाकर निशान इबरत बनाना मकसद था और ये मकसद में कितनी कामयाबी हुई या नहीं हुई, कुछ वीडियो सामने आई हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपके सामने शेयर करूंगा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो कुछ लोग समझते हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, क्योंकि मैं तो मुनीब फ़ारूक साहब की बात मानूंगा जो ISPR से ज़्यादा
اتھینٹک خبریں فوج کے حوالے سے دیتے ہیں, فوج کی پالیسیز کے حوالے سے دیتے ہیں کہ وہ سویلینز کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں, تو میں ان کی بات پر یقین کروں گا کہ کوئی ہواؤں کا رخ تبدیل نہیں ہو رہا, کوئی کسی طرح کا کوئی رحم, کوئی ہمدردی, کوئی چیز نہیں ہونے جا رہی. منیر فاروق صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ یہ روٹین کا ایک میٹر ہے, فارمیلٹی ہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ عید کے اوپر مہینے کی سزائیں معاف ہو جاتی ہیں, کبھی بقرعید کے اوپر معاف ہو جاتی ہیں, شب برات کے اوپر ہو جاتی ہیں, 10 محرم کے اوپر ہو جاتی ہیں. اس طرح کے دنوں کے اوپر جو ہے وہ سزائیں معاف ہوتی رہتی ہیں, کچھ دنوں کی, کچھ ہفتوں کی. تو اگر آپ اس حساب سے بھی دیکھیں تو جن کی 2 سال سزائیں تھیں ان کی رہائی ڈیو تھی. اور ویسے بھی اگر ریٹن آرڈر 21 دسمبر کے جاری ہو جاتے اور 26 دسمبر کے, تو اب تک ہائی کورٹس میں وہ چیلنج ہو چکے ہوتے وہ فیصلے, اور نیکسٹ ویک میں اس کے اوپر ہیئرنگز ہوتی, اور نیکسٹ ویک میں تقریباً سب کی سزائیں جو ہیں وہ ویسے معطل ہو جاتی, وہ رہا ہو جاتے. تو اس لیے یہ ہواؤں کا رخ میں نہیں سمجھتا کہ بدل رہا ہے. یہ منیر فاروق صاحب کی بات ٹھیک ہے کیونکہ وہ زیادہ باخبر ہیں, ان کے پاس زیادہ خبریں ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہواؤں کا رخ نہیں بدلا. یہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ویلینس کے والے سے وہی ہے جو پچھلے 2.5 سال سے تھی. یہ فارمیلٹی ہے کہ بس ان کو رہا کرنا تھا تو ان کو رہا کر دیا, اور اس کو نام آپ رحم کی اپیل کا دے دیں, اس کو رحم دلی کا نام دے دیں, نام آپ جو مرضی دے دیں, لیکن ریالٹی یہ ہے کہ وہ اپنی سزا ڈیو جو تھی وہ پوری کر چکے تھے. ان کو باہر آنا ہی آنا تھا. جن کی 2 سال سزائیں تھیں ان کا تو ڈیو تھا باہر آنا, اور باقی جن کی 10 سال ہیں ان کی سزائیں چیلنج ہوں گی. تو ہائی کورٹ سے اگر کسی آزاد جج جو اپنے حلف سے وفا کرنے والا ہے اس کے سامنے لگیں گی تو ان کی سزائیں معطل ہو جائیں گی. اگر چابی والے کھلونوں کے سامنے لگیں گی تو پھر وہ اوپر آ جائیں گی سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ میں یہ کیسز جو ہیں وہ ریگولر بینچ نے سننے ہیں, یہ آئینی بینچ نے نہیں سننے. تو جب ریگولر بینچ سنیں گے تو پھر ان کو ضمانتیں ویسے ہی ہو جانی تھیں اور سزائیں کا عدم بھی ہو جانی چاہیے تھی. تو یہ جو لوگوں کو چھوڑا گیا یہ ایک ڈیو پروسیس ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور عالمی دباؤ اس حد تک ضرور لیا گیا ہے کہ کسی کو سزائے موت اور عمر قید نہیں سنائی گئی, ورنہ جس طرح سے ایک تھی کوشش کہ ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے, مزید خوف و ہراس لوگوں کے اندر پھیلانے کے لیے کچھ لوگوں کو عمر قید اور سزائے موت دے دی جائے, وہ نہیں دی گئی. عالمی دباؤ بھی اس میں کسی حد تک ہے, لیکن اس سے زیادہ یہ جو آج والا فیصلہ ہے یہ ایک روٹین کی کارروائی ہے. اس کو کوئی بہت زیادہ آپ یہ مت لیں کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کچھ ایسا ابھی تک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور زیادہ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ انٹرنیشنل دباؤ پاکستان کے اوپر کتنا آتا ہے. پاکستان وہی دباؤ لے گا, پاکستان کے اندر کچھ نہیں بچا, نہ پرامن احتجاج کا راستہ بچا ہے 26 نومبر کے بعد, نہ عدالتیں پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں. اور یہ افریدی صاحب بیٹھے ہیں, لیکن کون سا کوئی ایک فیصلہ ان کا بتا دیں جس سے پاکستانی کو کوئی فائدہ ہوا ہو. آئینی بینچ جو کچھ کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, لاہور کورٹ علی نیلم صاحبہ کے فیصلے آپ کے سامنے ہیں, عامر فاروق صاحب کے فیصلے آپ کے سامنے ہیں. تو 2 ہی چیزیں آگے میٹر کرتی ہیں, ایک انٹرنیشنل دباؤ, کیونکہ پاکستان ہمیشہ انٹرنیشنل دباؤ ہی لیتا ہے, ہم اپنے 25 کروڑ لوگوں کی آواز نہیں سنتے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر عمران خان مارچ کے بعد ایک اور مارچ کی کال دے دیتے ہیں تو وہ ایک ہوگا اس نظام کے لیے تھریٹننگ ہوگا. اس کے علاوہ تو اس نظام کے لیے کچھ بھی تھریٹننگ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, کیونکہ عدالتیں اس نظام کے ساتھ ہیں اور آئینی بینچ اس نظام. جی بالکل, جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے یہ چند دن ہے, یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں, اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.